नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म का इनेकाद किया गया है, जहां पर वो बराह रास्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ के साथ इंटरेक्शन में होंगे। यूथ कॉन्फ्रेंस का ये इनेकाद किया गया है, जिससे अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि यूथ के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी है। कि हमें पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल है कि एक सब कॉन्टिनेंट था, उसमें क्या जरूरत थी कि एक नया मुल्क कार्व आउट किया जाए जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं? और वो मूवमेंट किसने चलाई? जो दो कौमी नजरिया है, मेरा ख्याल है जितना दो कौमी नजरिया आज रेलिवेंट है, तारीख में कभी नहीं था। एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। आप अक्रॉस द बॉर्डर देखें, आप कश्मीर में देखें क्या हो रहा है। एंड आप ये मिस इन्फॉर्मेशन की बात होती है। मैं अभी 2-3 कॉन्फ्रेंसेस पे होके आया, एक में टर्की में, एक अभी सऊदी अरेबिया में, एक दो और जगह पे। तो मैंने वहां पे कहा, और प्राइम मिनिस्टर भी इसकी बात करते हैं कि क्या वजह है कि जब हम गजा का नाम लेते हैं, फलस्तीन में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनका नाम लेते हैं, या कश्मीर के बहादुर जवान बुरहान वानी का नाम लेते हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक सन्नाटा छा जाता है। क्या वजह है कि आपके जो एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं या जो नई टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, उसके तहत लाइक्स भी कम हो जाते हैं, विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, आउटरीच भी कम हो जाती है। क्या जो दुनिया के अंदर इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स हैं या एल्गोरिदम्स हैं, क्या वो फेयर और जस्ट हैं? जवाब है कि नहीं है। इसकी वजह क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये अपनी जगह ठीक, मगर किसी ने इस बात का नोटिस लिया है कि आप कश्मीर और फलस्तीन की बात करें, आप बुरहान वानी की बात करें, आप दुनिया में जहां जहां मजालिम हो रहे हैं, आप वहां की बात करें तो एल्गोरिदम उसको ब्लॉकआउट कर देता है चीजों को। तो कहने का मकसद यह है कि दो कौमी नजरिया आज रेलेवेंट इसलिए है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर जो एक फिलॉसफी है, जो एक आइडियोलॉजी है, हम जो कुछ है पाकिस्तान की वजह से, हमारी सियासत, हमारी जिंदगी, हमारी आजाद फिजाओं में सांस लेना। मैं अक्सर कहता हूं कि ये पाकिस्तान है तो ये सियासत है, ये पाकिस्तान है तो ये सारे सिलसिले हैं। आप सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर एक नजर दौड़ा के देखें कि वहां पे क्या हालात हैं मुसलमानों के, क्यों जरूरत पड़ी थी इस मुल्क की। और देखिए जो यूथ ने रोल प्ले किया, आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट, माई ग्रैंडफादर वॉज बोर्न इन 1929, 1929 की पैदाइश थी उनकी। वो एफए में थे तो पढ़ाई छोड़ के उन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की। उस जमाने में स्टूडेंट्स की दो मूवमेंट चल रही थी। एक वो स्टूडेंट्स थे जो तहरीके पाकिस्तान में पेश थे कायद आजम के साथ इस मुल्क को हासिल करने के लिए। फिर एक वॉलंटियर्स थे जो रेफ्यूजी कैंप्स में अपनी सर्विसेज दे रहे थे, जो मुहाजिरीन की खिदमत कर रहे थे कि जो लोग अपने प्यारों को पीछे छोड़ के, जो लोग शहीद हो गए, लाखों लोग शहीद हुए पाकिस्तान को बनाते हुए। इस मुल्क की फाउंडेशंस में शहीदों का खून शामिल है। लोगों के सामने उनकी माओ बेटियों की इज्जतें लूटी गई, उनके जवान बेटों को कत्ल किया गया। और वो जब बॉर्डर क्रॉस करके यहां पे आए तो रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर उस वक्त तो सिस्टम नहीं था कि किसी की थेरेपी की जाए, किसी को मेंटल स्ट्रेस से आजाद किया जाए, किसी का साइको एनालिसिस किया जाए कि ये इतना ट्रॉमा से गुजर के आया है तो इसको साइकोलॉजिकल किसी एनालिस्ट की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत है कि इनको उस ट्रॉमा में से बाहर निकाला जाए। तो क्या किया कि यंग स्टूडेंट्स ने, जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में शामिल थे, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी ताकि वो उन रेफ्यूजीज की खिदमत कर सकें उस वक्त। तो पाकिस्तान बनाने में, तरीके पाकिस्तान में भी नौजवानों का हाथ था, और पोस्ट मैनेजमेंट जो थी पाकिस्तान बनने के बाद, उसमें भी नौजवानों का हाथ था। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस मुल्क की एक तारीख है यूथ को लेके, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। एंड वी हैव अ वेरी वेरी ग्लोरिफाइड पास्ट, एक ग्लोरियस पास्ट है जिसको याद रखना चाहिए। अब फ्यूचर की बात करने, अब मैं जहां पास की बात करता हूं, दो कौमी नजरिए की बात करता हूं और नौजवानों के किरदार की बात करता हूं कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान को बनाने में, वहां पे अब जो चैलेंज दरपेश है कि 60% पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30, और यही फ्यूचर है पाकिस्तान का। और मैं ये जो फिनोमेना ना ब्रेन ड्रेन का, मैं तो इसको भी नहीं समझता बुरा।
इतने लोग मुल्क छोड़ गए। आपको पता है इस दफा जो रेमिटेंसेज आई हैं पाकिस्तान में इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के अंदर $7 बिलियन, वो रेमिटेंसेज कौन भेज रहा है? वो कहां से आ रही हैं? आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो इजाफा हो रहा है वो कौन कर रहा है? जो नौजवान बाहर अच्छा ज़र मुबादला कमा के भेज रहे हैं ये वो लोग हैं। तो ये जो फ्यूचर का चैलेंज है जिसमें मैं कहता हूं कि 60% पॉपुलेशन आपकी यूथ पे बेस्ड है, फ्यूचर इनका है, फ्यूचर और किसी का नहीं है। और ये बात एडमिट करनी चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, मेरी अपनी हो, मेरे मुखालिफ की हो, कोई और हो, यूथ के साथ उस तरह जस्टिस नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था। क्योंकि देखें, जब तक एक पॉलिसी मेकिंग लेवल की सीट पे बैठ के मैं गलती का, नाकामी का एतराफ नहीं करूंगा तो इस्लाह की गुंजाइश नहीं होती। अगर मैं कहूं सब अच्छा है, बेहतरीन है, तालियां बजवा के हम घर चले जाएं, तो फिर फायदा नहीं इस चीज का। इंप्रूवमेंट की स्पेस वहां पे होती है जहां पे आप नाकामी का, गलती का, कोताही का एतराफ करें। आप इस रियलिटी को माने कि सिस्टम में ये फ्लॉ था, ये फ्लॉ है और इसको बेहतर करने का क्या तरीका है। अब मैं आपको अपनी थोड़ी रुदात सुनाऊं। देखिए, हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी 8-10 इनिशिएटिव लिए। मियां शहबाज शरीफ ने कहा यार मैं चाहता हूं कि, एंड टाइम से पहले, तब इतना शोरोगुल नहीं था, लैपटॉप्स की बात की गई। लैपटॉप्स दुनिया में किसी मुल्क में बगैर कोई फी लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरिट पे नहीं दिए जाते। दुनिया में ये निज़ाम है ही नहीं, किसी मुल्क में भी नहीं है। एक नया मॉडल आया गया कि यार ये मेरिट स्कॉलरशिप है, और मेरिट इतना ऑब्जर्व हुआ कि सीएम जहां सेरेमनी में जाते थे ना, तो वो पहले 10 बच्चों को लैपटॉप अपने हाथ से देते थे। एक एमएनए साहब मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं कि जी वो मेरी भतीजी है, उसका 25वां नंबर है, तो आप ये लाइन क्रॉस करवा के ना उसको 8वें नंबर पे सीएम साहब से लैपटॉप दिलवा दें। मैंने उन्हें बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करके माजरत की। मैंने कहा उसको मेरिट पे 25वें नंबर पे आई है ना, उसको 25वें नंबर पे मिलेगा। सीएम साहब ने पहले 10 को देने, अपने हाथ से वो पहले 10 को देंगे। ये लाइन किसी एमएनए, एमपी, वजीर मशीर के लिए ये काटी नहीं जा सकती। इस मुल्क में सियासी कोटास भी रहे हैं, सियासी वर्कर्स को ऑब्लाइज करने के लिए, सियासतदानों को ऑब्लाइज करने के लिए। ये पहली दफा था कि लैपटॉप जो दिए गए यूथ को 100% मेरिट के ऊपर, किसी की सिफारिश नहीं थी, किसी का उसमें से नहीं था, और वो सिर्फ यूथ एम्पावरमेंट थी। तो मुझे बताएं कि आपको पता है जब कोविड आया, तो कोविड के अंदर जब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया या ऑनलाइन स्टडीज का कॉन्सेप्ट आया, ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया, तो क्या वजह है कि हमारी इकोनॉमी नहीं बैठी? बिकॉज हमारे पास लाखों लैपटॉप हमारे बच्चों के पास घरों में मौजूद थे, जिस वजह से ऑनलाइन उस नए फिनोमेना से कोप करने में हमें मदद मिली। अगर शायद लैपटॉप ना होते और ये लाखों लैपटॉप ना होते तो वर्क फ्रॉम होम भी आसान ना होता और ऑनलाइन क्लासेस भी आसान ना होती। दिस इज वन पार्ट। और मैं अगर पी स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो वही एक घिसा पिटा पुराना निजाम चल रहा था कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो और फिर सालों साल इंतजार करो। जो बहुत लकी, बहुत ब्रिलियंट होते थे, कोई फुल ब्राइट पे चला गया, कुछ इवनिंग पे चला गया, किसी को एचईसी की कुछ स्कॉलरशिप मिल गई। मगर ऐसा सिस्टम कभी नहीं था कि अरबों रुपए से एक एंडाउमेंट फंड है और धड़ाधड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप पे बाहर जा रहे हैं। ये क्यों किया गया था? क्या ये सियासी रिश्वत थी? क्या ये खुद नुमाई के लिए किया गया था? क्या ये इसलिए किया गया था कि बड़ी वाह वाह, बड़ी तालियां बजें? देखिए, ये एक बिलीफ के तहत किया गया था। इस चीज को फोर्सी लीडरशिप का क्या काम होता है? मैं छोटी सी मिसाल दूं। 90s में मोटरवे बनी ना लाहौर इस्लामाबाद की। आप में से कितने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे ट्रैवल किया हुआ? हाथ खड़े करके मुझे बता दें जी। काफी लोगों ने नहीं भी किया वजह। अच्छा, तो ये जब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनी, इसकी इतनी मुखालफत हुई कि जी पता नहीं क्यों सड़क बनाई जा रही है, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये मत बनाएं। लीडरशिप का ये काम होता है कि विजन के तहत फ्यूचर को फोर्सी करते हुए प्रोजेक्ट को कंसीव करें। आज अगर मोटरवे ना होती, फॉर वन सेकेंड जस्ट इमेजिन देयर इज नो मोटरवे, एंड आज आपको कॉल आती है, कल आपका जॉब इंटरव्यू, आपने इस्लामाबाद जाना है, या आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए नस्ट में
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस्लामाबाद जाना है, जीटी रोड पे इतना रश हो चुका होता कि आपको कहा जाता कि बेटा आज इतवार है, ये मंगल के दिन का टोकन है आपकी गाड़ी का, वहां पे बैरियर्स लगे हुए हैं, आज रश बहुत है तो ये आपको आपकी बारी मंगल के दिन आएगी। एंड ये एक छोटी सी एग्जांपल है। बाकी ट्रेड कनेक्टिविटी, बाकी मुल्क के अंदर बिजनेस को फरोग देना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो अपनी जगह पे। अब तो 12 मोटर है माशाल्लाह मुल्क के अंदर। कहने का मकसद ये है, विजनरी लीडरशिप ये नहीं होती कि मैं एक नारे के पीछे आपको लगा दूं और कहूं देखो यार वो सब्ज बाग है, वो जन्नत है और ये आपको मिल जाएगी। इसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, इसके लिए एक नजरिए को लेकर चलना पड़ता है, उसकी मुखालफत भी होती है। लैपटॉप की भी मुखालफत हुई। तो मुझे ये बताइए कि पब्लिक मनी लगा के लाखों लैपटॉप्स खरीदना बेहतर था या वही फंड एमएनएस एमपीएस को डेवलपमेंट के लिए देना बेहतर था? चॉइस होती है ना आपके पास। आपके पास एक लिमिटेड बजट है, आप कहते हो यार ये केक का पीस है, इसमें से ये डेवलपमेंट फंड पे चला जाए, ये एजुकेशन पे चला जाए, ये हेल्थ पे चला जाए। इनोवेशन क्या होती है? इनोवेशन ये होती है कि आप कहते हो नहीं यार, इस केक को पीसेज में नहीं करना, इस केक की रेसिपी को बदलना है, ये पुराना केक नहीं चलेगा, इसकी रेसिपी बदलें, इसकी पूरी इंग्रेडिएंट्स बदलें। हम लैपटॉप भी देंगे, हम स्कॉलरशिप भी देंगे, हम यूथ को रिकॉग्नाइज भी करेंगे, इनोवेशन अवार्ड भी देंगे और इनेबल करेंगे। आज जब दानिश स्कूल की मैं बात करता हूं, क्या मसला था दानिश स्कूल के साथ लोगों को? ऑनेस्टली आंखों में आंसू आते हैं उन बच्चों को देख के जो खड़े होकर ये कहते हैं कि जी ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मैं धूड़कोट से आया हूं, मैं लियाकतपुर से आया हूं, मैं साउथ पंजाब के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। उस दिन एक बच्ची हमारी आई इस्लामाबाद, एक लियाकतपुर, रहीम यार खान से उसका ताल्लुक था, फर अंग्रेजी बोल रही थी, ब्रांड मैनेजर है इस्लामाबाद में किसी मल्टीनेशनल में। ये फॉर 1 मिनट ये माइनस कर दें दानिश स्कूल, ये जो हजारों बच्चे आज कहीं पहुंचे हैं, एंड आप उनसे पूछते हो कि बेटा अगर ये ना स्कूल होता तो आप क्या करते? कोई कहता जी मैं किसी के घर में बर्तन मांज रही होती, कोई कहता जी मैं कहीं पे भट्टे पे मजदूरी कर रहा होता। मेरिट पे दाखिला हुआ ना, वहां पे स्मार्ट बोर्ड लगे, हॉस्टल्स बने, अच्छा खाना, अच्छी रिहाइश। अपोज कौन कर रहा था दानिश स्कूल को? अपोज कर रहे थे एचएसएन में जाने वाले अरबपति लोग कि जी ये नहीं बनने चाहिए, अशराफिया इस मुल्क की। और वो क्यों अपोज कर रहे थे कि स्टेटस को के खिलाफ कोई चीज आप लेके आते हैं ना, वो पूरी बैंड वैगन बन जाती है कि जी ये नहीं होना चाहिए। हमें एग्जिस्टिंग स्कूल कबूल है जिनमें ना पढ़ाई हो रही है, ना वहां पे मेरिट है, ना कोई और मामला है। हमें वो अरबोपतियों के बच्चे मंजूर हैं जो एचएसएन कॉलेज, जिसको चीफ्स कॉलेज कहा जाता था क्योंकि ट्राइबल चीफ्स के बच्चे वहां पढ़ते थे, वो कबूल है। मगर हमें ये कबूल नहीं है कि हम गरीबों के लिए और डिजर्विंग लोगों के लिए इस मुल्क में कोई इदारा बना दें। ये एक माइंडसेट बन गया हुआ है। और क्या होता है, सियासी लीडर खड़ा होता है, वो कहता है ये प्रोजेक्ट बुरा है। मैं अक्सर कहता हूं यार प्रोजेक्ट को बुरा ना कहो, मेरी जात पे तनकीद कर लो, मुझे बुरा कह लो, मेरी लीडरशिप को बुरा कह लो, डेमोक्रेसी है ना, मेरी लीडरशिप को बुरा कहो, मुझे बुरा कहो, सियासतदानों को बुरा कहो। मगर ये जो एक तनकीद शुरू हो जाती है ना, जंगला बस, अब जंगला बस का बड़ा चर्चा किया गया इस मुल्क के अंदर। आपको S600 मर्सिडीज कबूल है, आपको लैंड क्रूजरें कबूल हैं, मगर आपको वो बस कबूल नहीं है जो एक फ्री कॉरिडोर में लेके जाती है एक नर्स को, एक डॉक्टर को, एक स्टूडेंट को, एक इंजीनियर को, और नाम दे दिया जी पूरी कौम उसके पीछे लगी जंगला। फिर खुद बनानी पड़ी पेशावर के अंदर, इधर कॉपी करके इसका डिजाइन। क्यों बनाई? क्योंकि उसकी जरूरत थी, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग होती है ना विदाउट एनी एक्शन ऑन ग्राउंड, इससे आपको खुद समझना चाहिए कि ये पॉलिटिकल स्लोगन जिसके पीछे मैं लग रहा हूं, जिसकी पैरवी मैं करने जा रहा हूं, इसका एंड रिजल्ट क्या है। अगर तो उसका एंड रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान में एक हेल्थ का इनकलाब आता है, एजुकेशन का इनकलाब आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इनकलाब आता है, स्किल डेवलपमेंट का इनकलाब आता है, तो उस नारे के पीछे मनोअन चले। मगर अगर वो खोखला नारा है और उस नारे का नतीजा ये है कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो पाकिस्तान का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, पूरे पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा से मरीज वहां पे आते हैं। भाई 12.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक अच्छा अस्पताल क्यों नहीं बन सका? इधर आपके डिफेंस फेज 6 में पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट है, हजारों
किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। पहले क्या होता था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बंदा इंडिया जा रहा है, बंदा चाइना जा रहा है। आधे लोग जिनकी दरखास्तें टेबल पे पड़ी रह जाती थी, मेरी अपनी टेबल पे ऐसी फाइलें पड़ी रहेगी जिन लोगों की डेथ हो गई। अब एक मुल्क में निजाम बना है कि जी किडनी ट्रांसप्लांट भी यहां पे होगा, लिवर ट्रांसप्लांट भी यहां पे होगा। सीइंग इज बिलीविंग ना, ऑन ग्राउंड है एक चीज। अब यही पॉलिटिकल नारे लगाने वालों से मैं पूछता हूं कि आपने कितने किडनी और लिवर के ट्रांसप्लांट के इंस्टीट्यूट बनाए हैं? आपने कितने सिस्टम ऐसे बनाए हैं जिसके तहत स्टूडेंट्स को मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप भी मिले, लैपटॉप भी मिले, टैलेंट भी रिकग्नाइज हो? मुझे ये बताएं, सिंपल सा, वो एक बच्चा था और मुझे याद है आज भी इसी तरह का हॉल था, अलहमरा में हम बैठे थे, सीएम साहब स्टेज पे थे, सामने सीढ़ियों पे एक बच्चा बैठा था। जब अनाउंसमेंट हुई उन्होंने कहा जी फर्स्ट इसने बोर्ड में पहली पोजीशन ली है। पीएम साहब ने उससे पूछा कि बेटा आप क्या करते हो? उसने कहा जी मेरी वालदा किसी के घर में काम करती है और मैं तंदूर पे रोटी लगाता हूँ। वो आज बच्चा, उसको स्कॉलरशिप मिला, वो आगे बढ़ा जिंदगी के अंदर, आज वो एक बैंकिंग प्रोफेशनल है, उससे हम मिलते भी हैं, उससे हम बातचीत भी करते हैं। ये एग्जाम्पल है। अगर मैं यही बात करता रहूं कि जी फलां बुरा है, फलां गंदा है, इसने मुल्क आगे नहीं चलने दिया, तो फिर मेरा यहां पे बैठने का क्या फायदा है कि मैं इनोवेशन ही ना कर सकूं, मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स ही ना ले सकूं। तो मैं सियासी तकरीर नहीं की, मैंने अपनी दिल की बात आपके सामने रखी है, बेस्ड ऑन एक्शन दैट वी हैव टेकन ऑन ग्राउंड। एंड सिंस यूथ इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, द फ्यूचर इज इन योर हैंड्स एंड इट्स अप टू यू टू मेक अ चॉइस कि आपने इस मुल्क के अंदर क्या निजाम लेके आना है, आपने इस मुल्क को कैसे चलाना है। और मैं एक माइनॉरिटी हूं अपनी कैबिनेट के अंदर भी। आई एम परहैप्स मे बी देयर आर 2 people who are in their 30s still. I'm yet to hit 40. और मैं इस चीज को समझता हूं कि यूथ की आवाज कई दफा माइनॉरिटी में होती है, मगर मैं वो आवाज उठाने से बाज तो नहीं आता, मैं सच बोलने से बाज नहीं आता। किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो उनकी अपनी मर्जी है, मगर मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने इतनी आजादी दी है कि मैं खुल के ये बात कर सकूं। तो मेरी ये हार्ट फेल्ट, मैं कोई तकरीर तैयार करके नहीं आया, मैं कोई कागज, कोई चिट अपने साथ नहीं लेके आया। मुझे आपको देख के आपके सामने जो बात समझ आई मैंने आपसे की, और ये दिल, खुदा लगती बात है, दिल की बात है, मैंने दिल की आवाज उठाई है आपके सामने। इसमें कोई और मैं चाहता तो ये मुझे तकरीर का मौका दिया गया था, मैं यहां पे आके अपनी वाह वाह करवाता और मैं घर चला जाता। ये मेरी हार्ट फेल्ट आपके सामने गुजारिशात हैं। आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया का एक बड़ा फोरम है, वहां पे पूछा गया कि दुनिया को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है। वर्ल्ड लीडर्स ने कहा कि क्लाइमेट चेंज नहीं है, न्यूक्लियर वॉर नहीं है, फला चीज नहीं है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा थ्रेट हमारी डे एंड एज का वो मिस इंफॉर्मेशन है, बिकॉज वो जहन साजी करती है, माइंड्स को पोल्यूट करती है, माइंड्स को पोल्यूट करके टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जाती है, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, इवेंचुअली वो डिप्रेशन फैला देती है। आज सुबह मेरे काउंसलर का मुझे मैसेज आया, सुबह मैं निकलने लगा था तो मुझे कहता है आप हमारे एमएनए हैं, आपसे बात करना मुश्किल है, आप हमें कॉल किया करें, आप हमें जवाब दिया करें, आप कैसे एमएनए हैं। मैंने कहा यार तुमने अस्सलाम वालेकुम के बाद ना एक बेल मार के उसके बाद मेरे से ये गिला किया, तुम ये भी कह सकते थे कि जी हम आपसे उदास हो गए हैं, आप राब्ता कर दिया करें, या आप कब फारिग होंगे, मैं कब आपको कॉल कर लूं। हमारी कौम का ना एक नेचर बन गया है कि ऊपर से आओ और आके टक्कर मार दो आके, और बात नेगेटिव शुरू करो, गिले से शुरू करो, ब्लैकमेलिंग से शुरू करो। यही बात अच्छे पैराए में भी हो सकती है, पॉजिटिवली भी हो सकती है, और मेरा जिंदगी का तजर्बा है। मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपने करियर का आगाज किया था, यूनिवर्सिटी के 4 इलेक्शन कंसेक्टिवली जीते थे अल्लाह के फजल से। मेरे साथ जितने लोग हैं, हसान न्याजी से लेके जुबैर न्याजी से लेके हाफिज फरद से लेके, इनको इस बात का पता है बड़ी अच्छी तरीके से। ये सारे लोग हमारे साथ स्टूडेंट एजुटेशन करते थे, 1 साल सड़कों पे गुजारा स्टूडेंट एजुटेशन करते हुए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज किया। मेरा जिंदगी का तजर्बा है, जब तवक्को अच्छी रखेंगे अच्छा रिजल्ट निकलेगा, जब होपफुल रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, रिजल्ट अच्छा निकलेगा। अगर घर से सुबह नेगेटिव माइंडसेट के साथ निकलेंगे, नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे, नेगेटिव तवक्को रखेंगे, रिजल्ट वैसा ही मिलता है। ये अल्लाह ताला का भी निजाम है ना, कुदरत का, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो मैंने सुबह उसको छोटा सा एक लेक्चर दिया, मैंने कहा भाई अगर तुम ये कह देते ना कि आप कब फारिग होंगे, कब बात हो सकती है, और हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं कह मेरा दिल खुश हो जाता। तुमने अपना भी मूड खराब किया, मेरा भी किया, नेगेटिविटी भी फैलाई, और उसका नतीजा भी कोई नहीं निकला, मैं तुम्हारे से नाराज हो रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें
तो बात लंबी होगी, हम सियासतदानों को बहुत लंबी बात करनी की आदत है, अपनी बात करते सुनते किसी की नहीं है। तो नाउ ओवर टू यू, मैं चाहूंगा कि हम कुछ क्वेश्चन ले लें। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, एक तो ऑडियंस में माइक आ जाए, दूसरी बात ये है कि जो सवाल है ये बहुत बड़ी नेमत है, अगर इसे अच्छे अंदाज में पूछा जाए। आप अपना नाम बताएं और आपका सवाल बताता है कि आपकी शख्सियत क्या है। तो आप इन्हें मुखातिब, ये खुद उन्होंने चांस दिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सवालात करें, दिल खोल के करें, क्योंकि वो खुद चाहते हैं। तो कहाँ पे है माइक जनाब? जी जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मतीउर रहमान है और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ इस टाइम। जैसे कि आप भी एक लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, और मैं भी लॉ का एक स्टूडेंट हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं लॉयर बनूँगा। मेरा बस ये सवाल था कि हमारे जो जूनियर लॉयर्स होते हैं, जो नए नए लॉ के फील्ड में आते हैं, पहले तो उनका सोसाइटी से प्रेशर बहुत होता है कि लॉ कर रहे हो, कुछ नहीं किया तो लॉ कर रहे हो आप। उसके बाद जब सोसाइटी में आते हैं तो उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं होता, वो मोस्टली धक्के ही खा रहे होते हैं। मैं ये चाह रहा था कि मुझे बताया जाए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं दोस्त मेरे जो वकील बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, तो क्या ये बियॉन्ड द यूथ प्रोग्राम में कोई ऐसा पार्ट है जो लॉ के लिए, स्पेशली लॉयर्स के लिए हो, जूनियर लॉयर्स के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं आपको बताऊं, हमारी सोसाइटी के अंदर ना, और ये सबके लिए, सिर्फ लॉ के लिए नहीं है, हमारी सोसाइटी में मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हुआ है। मेंटरशिप क्या होती थी? सहाफत के शोबे में फरूख साहब उठते थे और मुजीबुर रहमान शामी साहब के पास जाते थे या सोहेल बड़ाई साहब के पास जाते थे कि सर मैं पहला साल है जर्नलिज्म का, सर समझ नहीं आ रही, आगे अंधेरा है, नजर नहीं आ रहा, क्या करना है, मुझे गाइड करें। और जर्नलिस्टिक प्रोफेशन के अंदर ये बड़े नॉर्म्स थे, बड़े एथिक्स से लोग समझाते थे, प्यार देते थे, बताते थे कि यार ये वे फॉरवर्ड है। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो पहले पेरेंट्स का, सोसाइटी का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का प्रेशर है कि परफॉर्म करना है, आगे निकलना है। उससे आप निकलते हैं, प्रोफेशन के अंदर आते हैं, तो फिर पहले साल में ही एक प्रेशर है सक्सेस तक पहुंचने का, कुछ कमाने का, कुछ प्रूव करने का, अपना नाम कमाने का। मेंटरशिप खत्म हो गई भी है। और मैं आपको बताऊं, देखिए आजकल मैं देख रहा हूं सुसाइडल टेंडेंसीज, मेंटल हेल्थ इतना बड़ा चैलेंज है। अभी मेरी एक रिलेटिव मेडिकल की स्टूडेंट भावलपुर से, शी शॉट हरसेल्फ, सुसाइड कमिट की, ये 1.5 महीने पहले की बात है। वाई? प्रेशर पढ़ाई का इतना था कि वो कोप अप ही नहीं कर सकी एंड शी इवेंचुअली टुक हर ओन लाइफ। मैं, ये यंग लॉयर सोसाइटीज भी होती हैं बट वो किसी ना काम की हैं। मैं फहद साहब को कहूंगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करें। एक बॉडी, बेशक आप रिटन नोटिफिकेशन करें थ्रू कमेटी, यंग लॉयर सोसाइटी बनाएं, यंग इंजीनियर सोसाइटी बनाएं, जितने प्रोफेशंस हैं उनमें मेंटर्स हैं। मेंटर हम आपको देंगे, हम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम लॉयर्स इकट्ठे करेंगे। मेरे उस्तादों में से हैं सलमान अकरम राजा साहब, मुझे उन्होंने फाइनल ईयर में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया, तो जहाँ मिलते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि सर आप मेरे उस्ताद हैं, लॉ मैंने आपसे पढ़ा है। कहते हैं यार लॉ तुमने जरूर मेरे से पढ़ा, मगर आजकल जो तुम कर रहे हो ये मैंने तुम्हें नहीं सिखाया। तो मैं चाहूंगा कि अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हम मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करें और उसमें गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए हम एक्सपर्ट्स रखें। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी, इसको नोटिफाई कर दें, हम मुझे मेंबर रख लें और अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड लोगों को मेंबर रखें। ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये आपके सवाल से भला ये होगा कि हम बाकी प्रोफेशंस के लिए भी ये कमेटी नोटिफाई कर देंगे और कई इसका बेशक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम है वो फौरी तौर पे हल हो। इसको करते हैं और मैं बार में भी बात करूंगा कि यंग लॉयर्स के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें वो अपनी ये इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। थैंक यू जी। हेलो हेलो सर, मेरा नाम अब्बास है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। तो आपने जो गुफ्तगू की उसके लिए मेरा पहले एक शेर है। जो लोग खाक के वतन बेच के खा जाते हैं, अपने ही कत्ल का करते हैं तमाशा कैसे। सर, आपने यहाँ पे शहीदों के खून की बात की, तो जो APS का सानिया हुआ था वहाँ भी बच्चे शहीद हुए थे, तो आप उसकी रिपोर्ट को क्यों पब्लिक नहीं करवाते? उसके बाद APS का सानिया। उसके बाद दूसरा मेरा ये सवाल है, जो सियासी ज़ुबान है वो मजहबी अलामात से भरी पड़ी है, तो आप सियासी ज़ुबान को, सियासी शऊर बेदार करने की क्यों कोशिश नहीं करते? क्यों मजहबी जुनूनियत को उजागर करने की कोशिश करते हैं? थैंक यू। आपके शेर का पहले जवाब दूंगा कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं।
तो आगे बढ़ते हुए आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी का नासूर है, जो आज भी प्रेवलेंट है, वो दहशतगर्द जिनकी कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। जब कन्वेंशनल वॉरफेयर होती है ना, उसके अंदर रूल्स होते हैं, फौजों के दरमियान जंगों की चीजें तय होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, और दोनों साइडों से तय होती है। फौज की ट्रेनिंग ऐसी होती है। जो दहशतगर्द होता है, जो नॉन कन्वेंशनल गुरिल्ला वॉरफेयर जिसको कहते हैं, वो किसी रूल कोड ऑफ एथिक्स किसी कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता। और वो जब उसको समझ ना आए कि मैंने किस तरह दुश्मन को टारगेट करना है, अपने दुश्मन को, तो वो बच्चों का भी कत्लेआम करता है। देखिए, एपीएस के बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद क्यों लॉन्च किया गया? इसमें कोई अबहाम नहीं है कि ये दहशतगर्दों की कार्रवाई थी। ये उन दहशतगर्दों की कार्रवाई थी जो आज बलूचिस्तान में भी अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये मारंग की यहाँ पे एक साहब ने बात की, मैं उसको भी एड्रेस करना चाहता हूं। मेरे से सवाल नहीं किया, बट मैं इसको लिंक करूंगा। मैंने अपने हल्के में जलसा करना हो ना, मैं पैसे इकट्ठे करता हूं, मैं अपने चेयरमैन को कहता हूं, मैं अपने काउंसलर्स को बुला के कहता हूं कि यार ये जलसा करना है, तो सारे हिस्सा डालो इसके अंदर। मुझे ये बता दे, इस हॉल में कोई शख्स उठ के बता दे कि मारंग 2 हफ्ते धरना करती है, ट्रांसपोर्ट भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, टेंट भी लगे हुए हैं, हीटर भी लगे हुए हैं, मुझे बता दे फंडिंग कहां से आती है? कोई एक शख्स मुझे बता दे कि ये फंडिंग कौन करता है? मेरे लिए लाहौर में बैठे, सेंट्रल पंजाब में बैठे, मैं हफ्ते का धरना सस्टेन नहीं कर सकता फंडिंग के बगैर। एंड व्हाट टू टॉक अबाउट ए रिमोट एरिया ऑफ बलूचिस्तान। तो बेटा बात यह है कि एपीएस में ना हुकूमत को शक है, ना फौज को शक है, ना किसी और को शक है कि ये दहशतगर्दों की एक मजमूम कार्रवाई थी। और जो जो दहशतगर्द के सहूलतकार भी इसमें शरीक थे, वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए जा चुके हैं। अब अभी जो चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि एक हुकूमत आई जिसने आपके यहां गुड तालिबान बैड तालिबान की डिबेट शुरू की। मैंने नहीं की, मेरी सियासी पार्टी ने नहीं की। कहा गया कि ये बड़े अच्छे हैं, ये आपके दोस्त हैं, इनका और आपका मजहब एक है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्द का ना कोई रंग नस्ल है, ना कोई मजहब है। इन दहशतगर्दों को वापस लाके बसाया गया सेटल्ड एरियाज के अंदर। यानी जो एपीएस के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके तहत ज़रबे अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, दहशतगर्दी का खात्मा हो गया। आपने खुद देखा, लाहौर जैसे शहर में धमाके होते थे, खत्म हो गए। कराची का अमन बहाल हो गया, पूरे मुल्क में अमन था। ये 2013 से 17, 4 साल की आपको रुईदाद बता रहा हूं। मैं कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच पे गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के मैदान के अंदर आज ये 2 टीमें जो हैं वो आपस में compete कर रही हैं आईसीसी के टूर्नामेंट पे। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैदान वीरान थे पाकिस्तान के अंदर, और श्रीलंका के अलावा कोई मुल्क पाकिस्तान में आके खेलने को तैयार नहीं था। मेरे लिए इतना इमोशनल मोमेंट था। कहने की बात यह है कि ये दहशतगर्दी वापस कैसे आई। एक गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनको वापस लाओ, इनको बसाओ। आज क्या हालात हैं जनूबी केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, साउथ पंजाब के कुछ एरियाज के अंदर, इनकी वापसी जब हुई, ये एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, ये भत्ता लेने वाले लोग हैं, ये लूटमार करने वाले लोग हैं, ये वायलेंस में बिलीव करने वाले लोग हैं। एंड देयर इज नो गुड तालिबान इन टीटीपी। ये टीटीपी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो। तो देखिए, ये भी मिस इन्फॉर्मेशन का पार्ट है कि एपीएस के अटैक के ऊपर जो एक थियरी क्रिएट की गई, ये उन लोगों ने की जो टीटीपी के अपॉलोजिस्ट थे, सपोर्टर्स थे, जो चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर अभाम पैदा किया जाए। हमें बतौर हुकूमत कोई शक नहीं है, ये जो टीटीपी है इसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने एपीएस का अटैक किया था, जिन्होंने मुल्क के अंदर जो है वो बदअमनी फैलाई थी। आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और अल्लाह ताला के हाथ में जिंदगी मौत। मैं पब्लिकली हजारों बंदों के अंदर अपने हल्के के अंदर मूव करता हूं, मगर मैं डंके की चोट पे ये कहता हूं कि ये बुरे लोग हैं, इनका खात्मा करके रहेंगे, इसको जड़ से उखाड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तरक्की तब करनी जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। और इन लोगों ने बच्चों को भी शहीद किया, तो ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कहाँ पे है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अब्दुल मोहित साकिब है, मैं यूटी लाहौर से हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन ही रिक्वेस्ट है, मैं फॉर्मूला स्टूडेंट यूटी लाहौर टीम की कैप्टन हूँ।
और सर हमने पीएम पोर्टल पे पीएम ऑफिस, पीएमवाईपी, प्रेसिडेंट ऑफिस और सीएम ऑफिस, हमने इनकी मेल्स को सर कांटेक्ट किया था। हमारी टीम पाकिस्तान की नहीं, एशिया की वाहिद टीम है इस वक्त जिसने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को कम्पीट किया और हराया, बल्कि इंडिया, हांगकांग, चाइना, जापान और एशिया पैसिफिक के सारे रीजन को डोमिनेट करते हुए इस वक्त फॉर्मूला स्टूडेंट यूके कंपटीशन के अंदर हम क्वालिफाई किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद टीम है और एशिया की वाहिद टीम है। हमें सर आपकी रिक्वेस्ट, जी आप चाहते क्या हैं वो बताइए। सर हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि दो सर हमें इश्यूज आ रहे हैं सर मेनली। एक हमारा है परचेज ऑर्डर का इशू, हमें परचेज ऑर्डर निकालना था 7 फरवरी को। उस वक्त हमारे अकाउंट हैक हो गए, हैक सारे हमारे लिंक्डइन, व्हाट्सएप और तमाम गूगल अकाउंट पर हमारे हैकिंग टाइम पड़ी। हमारी रिक्वेस्ट होगी सर उसके लिए हमें फैसिलिटेट करें, मैं आपको उसका मैसेज करूंगा। और सेकंड रिक्वेस्ट सर स्पॉन्सर के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारे तमाम स्पॉन्सर ऑन बोर्ड थे, लेकिन एकदम से इतना अटैक आने पर कोई डेडलाइन थी उस दिन, वो सारे अटैक हुआ और हमारे स्पॉन्सर सारे हम तक हमारे से ऑन बाउंड हो चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी, करंट हमारी 1 मार्च की एक 3.2 लाख की ना सर रिक्वेस्ट है, अगर आप उससे पहले हमें वो नहीं नहीं, आपको हम इससे बढ़ के कर देते हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं है। और मैं तसव्वुर साहब जरा आप डिटेल दे लें और हम इंशाल्लाह ताला इससे बढ़ के आपकी जो सपोर्ट हो सकती है, मैं ना सिर्फ ऐलान बल्कि मैं इसको इंप्लीमेंट करवाऊंगा विद इन 72 आवर्स इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। जी ये बच्ची ऊपर खड़ी है जी, इनको दे चले आप इसके कर लो, बाद- आप कर लो, इसके बाद ठीक है। फीमेल पार्टिसिपेशन कम थी इसलिए मैंने इनकरेज किया, ठीक है आप करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई एम नूर सर, आई एम अ लॉ स्टूडेंट सर। यहाँ पे मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो कि अपने राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं जानते मोस्ट प्रॉब्ली सर। वो क्लास जैसे कि सर डिसेबल लोग हैं जो कि ऑर्गन फेलियर से गुजरते हैं या इस तरह की चीज़ों से सर, उनमें सबसे बड़ी बात एक ही है कि उन्हें एक तो डिसेबिलिटी में कंसिडर नहीं किया जाता, और दूसरी बात सर ये है कि वहाँ पे उन पेशेंट्स को उनके ऊपर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गन पे बैन लग गया था कि जो एक मॉनिटरी इन्फीरियर कम्युनिटी है उसे उनको यूज़ ना किया जा सके, उनके ऑर्गन्स ले लेते थे सर। लेकिन इसके बाद एक बड़ा लिमिटेड सर्कल बना दिया गया कि जो किसी ऑर्गन फेलियर से पेशेंट गुजरता है तो वो अपनी इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिली के अलावा कहीं से ऑर्गन ले नहीं सकता। तो सर अगर कोई डिजीज़ क्रॉनिक है या फिर फैमिली के अंदर डोनर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस सूरत में जो डिसीज पर्सन ऑर्गन डोनेशन का सिस्टम है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। तो इसकी ज़रूरत है सर, यहाँ क्यों नहीं होता, इसे करना चाहिए ताकि इतनी लिस्ट है सर, ये 1000 पे नेम्स हैं जिन पे अभी तक वो बेचारे अगर किडनी फेलियर से गुजर रहे हैं तो डायलिसिस पे बैठा हुआ है और उसमें फुल स्टॉप नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो सर उसमें क्या डिसीज पर्सन ऑर्गन डोनेशन को नॉर्मलाइज नहीं किया जाए? बेटा आपका बहुत अच्छा सवाल है और थैंक यू फॉर रेजिंग दिस एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल रेज किया। इधर हमारे पंजाब के अंदर बहुत बुरे हालात थे विद रिगार्ड टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स और माफियाज एग्जिस्ट करते थे। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मिली भगत थी, कुछ डॉक्टर्स की मिली भगत थी। आप सुन रहे हैं ना मेरे जवाब? तो कुछ डॉक्टर्स की, कुछ हॉस्पिटल्स की मिली भगत थी। गरीब लोगों के गुर्दे निकाल के वो बेच दिए जाते थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। अच्छा क्या हुआ, अल्लाह बख्शे डॉक्टर फैसल मसूद, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, एक जेम आदमी था और इस मुल्क का एक जीनियस डॉक्टर था। वो कोविड के दौरान फौत हो गए। ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज अ जीनियस इन हिज ओन राइट। वो आए शहबाज शरीफ साहब के पास, उन्होंने कहा सर समझ नहीं आ रही, हमें ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से ना कुछ करना चाहिए। एंड द डूअर शहबाज साहब है, उन्होंने कहा यार फौरी तौर पे लेजिस्लेशन करें। सो वी केम अप विद होटा, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। होटा जो है वो इस वक्त फुली फंक्शनल है। अभी पिछले हफ्ते भी मैंने किसी ने मुझे कहा था तो हमने केस रेफर किया वहाँ पे और वो किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हुआ PKLI के अंदर। अच्छा अब होटा के वो एक हेड कर रहे हैं चेयरमैन, फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल से उसके मेंबर्स हैं। एंड यस थोड़ा सा प्रोसीजर मुश्किल इसलिए है कि वो प्रेफरेंस देते हैं ब्लड रिलेशंस को, पहला प्रेफरेंस देते हैं उसके अंदर। बट आपने जो पॉइंट रेज किया, पॉइंट वेल टेकन। मैं होटा के चेयरमैन से भी बात करूंगा और मिनिस्टर हेल्थ से भी बात करूंगा कि जो डिसीज लोग अपने ट्रांसप्लांट देना चाहते हैं, ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, या कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, कई दफ़ा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती हैं, मॉर्ग्स में पड़ी होती हैं, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि कोई जिंदा इंसान के वो काम आ जाए। पॉइंट वेल टेकन, इट विल बी कम्युनिकेटेड। मगर शुक्र है कि हमारे पास होटा जैसी अथॉरिटी मौजूद है और मैं बाकी सूबों को भी इंकरेज करूंगा कि ये अथॉरिटी बाकी सूबों के अंदर भी हमें कायम करनी चाहिए। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो एक
जिस तरह के सवालात आ रहे हैं और मुतालबात आ रहे हैं, तो मुझे तो अब ये सिर्फ मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन नहीं लग रहे। या तो इनके इख्तियारात के लिए दुआ करें आप, क्योंकि आप लोग दिल खोल पहली के बात नौकरी से भी करें। जाऊंगा। जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जिनिया। जी और इट्स फ़नी, मैं आपकी बात सुन रही थी और आपकी सारी गुफ्तगू जो थी वो प्रो एक्टिविज्म पे थी, यस, टेलीलॉजिकली डायरेक्टेड थी कि हमें फोरसी करना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा एंड उसकी बेसिस के ऊपर पहले ही डिसीजन मेकिंग करनी। एंड देयर वाज दिस पैनल बिफोर यू, आप तो ऑब्वियसली यहाँ पे थे, एंड आई आस्क्ड देम कि मीडिया से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डोमेन्स हैं उसमें कैन इट बी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो रिएक्शनरी से शिफ्ट होके प्रोएक्टिविज्म पे आ जाए, एंड द आंसर आई गॉट वाज कि नो, दैट वुडंट बी रिकमेंडेड। सो एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि व्हाई वाज दैट। मैं रिकंसाइल करता हूँ इसको। एनी हाउ, तो जहाँ पे आपने बात की, मैं वहाँ पे ये पॉइंट भी रेज करना चाहूँगी, उन्होंने थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट भी इसमें डाला था कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ वाज प्रोएक्टिव इन सो मेनी ऑफ हिज अप्रोचेस, चाहे वो डिप्लोमेटिक होती हैं या अदरवाइज। तो यहाँ पे 26th अमेंडमेंट जो है अभी अभी रिसेंटली जो हुई है उसके अंदर हमें डिसइंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो हम जा रहे हैं, अगैन इट इज़ अ रिएक्शनरी टेक। तो क्या इस तरह से पॉलिसीज, इज देयर प्रोबेबिलिटी के इस तरह की पॉलिसीज बन सकती हैं जो कि प्रोएक्टिव हो इन नेचर? एंड सेकंड, आपकी बातों से मुझे एक और क्वेश्चन आया, वो ये थर्ड है वैसे बाय द वे, कि बस एक जी छोटा सा पॉइंट है, इससे क्योंकि काफ़ी related लोग है। बैठे हुए हैं यहाँ पे। जल्दी से पूरा कर लेती हूँ। दैट इज़ कि आपने बात की प्रोएक्टिव अप्रोच की कि ओवरऑल जो है वो होलिस्टिकली लेके चलना चाहिए। तो होलिस्टिकली तो हम फिर पॉलिटिकल डिवीजन से सुपरसीड करते हुए कोई पॉलिसी बना सके Absolutely. नेशन स्टेट पे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी देखिए, होगी? पहली बात ये, मैं अभी एक दो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ये बात करके आया हूँ। मैं जिस मुल्क में गया हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अपने काउंटर पार्ट से भी, उनकी गवर्नमेंट से भी, कि वाई कांट ऑल द स्टेट्स, नेशन स्टेट्स ऑफ द यूएन गेट टुगेदर एंड डिस इन्फॉर्मेशन पे एक बॉडी बना लें, जिस तरह क्लाइमेट चेंज पे बनी हुई है, जिस तरह काउंटर टेररिज्म पे बनी हुई है, और एक दुनिया में फैक्ट चेक बना लें, उसके रूल्स और एसओपीज बना लें कि ये फैक्ट चेक है और ये वेरिफिकेशन का सिस्टम है, ये क्रेडिबल है, इसके तहत पूरी दुनिया के अंदर फैलने वाली फेक न्यूज़ को हम काउंटर करेंगे। ये मैंने प्रपोजल पहली दफ़ा दिसंबर में टर्की में दिया था, इट वॉज वेल टेकन। अभी सऊदीया में इसकी बात करके आया हूँ, चाइना में इसकी बात की है। So there needs to be an international system whereby disinformation and fake news can be countered proactively. हमारे यहाँ जितने इदारे हैं, हर मीडिया हाउस ने अपना फैक्ट चेक बनाया हुआ है। डॉन का अपना है, जियो का अपना है, एयरवाई का अपना है, टू नेम अ फ्यू चैनल्स। बट वो फिर उनके अपने सिस्टम्स पे बेस्ड है। हम यहाँ पे ये ज़रूर कर सकते हैं कि जर्नलिस्ट की एक बॉडी बना दें फ्रॉम अक्रॉस द मीडिया हाउसेज, कि जर्नलिस्ट उसके मेंबर्स हों, हुकूमत से एक दो लोग ले लें, प्राइवेट सेक्टर से टेक्निकल एक्सपर्ट्स ले लें, और वो एक अबव पार एक फेक न्यूज़ को काउंटर करने का एक वो बन सकता है। उसमें मैं काम कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, आई विल एडमिट दैट, अभी टाइम लगेगा, बट ये इट इज़ पार्ट ऑफ माई एजेंडा एज मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन टू गो टूवर्ड्स दिस सिस्टम। दूसरा सवाल आपने क्या किया? अगर मुझे इजाज़त दें मेज़बान होने के नाते, मैं सिर्फ आखिरी सवाल कहीं और से ले लूँ, क्योंकि इन्होंने आखिरी बस दे रहे, इसके बाद वो दूसरा वाला मैं एड्रेस करना चाहता था कि अच्छा हाँ, 26th amendment। आपने 26th अमेंडमेंट के हवाले से कहा कि उसमें देखें, 26th अमेंडमेंट के हवाले से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो प्रोएक्टिव क्यों थी। कई दफ़ा ना कैमरे के सामने हम और बात करते हैं, बंद कमरों में हम और बात करते हैं। हम वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात इस वक्त यूथ कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब की नशिस्त में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के क़याम में नौजवानों का अहम किरदार रहा है। नौजवानों के हवाले से हमारी एक तारीख़ है। आज़ाद वतन के लिए लाखों अफराद ने बहुत से मसाइब बर्दाश्त किए। उन्होंने इंटरैक्टिव सेशन में मज़ीद कहा कि पहली बार मुल्क में नौजवानों को 100% मेरिट पर लैपटॉप्स तकसीम किए गए। लैपटॉप की तकसीम ने वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन तालीम को आसान बनाया। होनहार तालिब इल्मों को आला तालीम के लिए अरबों रुपए के वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में मेट्रो बस मंसूबे को जंगला बस कहा गया, लेकिन तनकीद बराए तनकीद की पॉलिसी के तहत मंसूबों पर नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। 12.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में दिल के अमराज के लिए कोई अच्छा हस्पताल क्यों नहीं बन सका? सियासी नारेबाजी करने वाले अपनी कारकर्दगी बताएं। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ यूथ कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और सवाल जवाब की नशिस्त में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो कौमी नज़रिया एक हकीकत है,
सरहद पार अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक से सब आगाह है। नौजवानों को ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का क़याम क्यों ज़रूरी था। इस मुल्क की बुनियादों में लाखों लोगों का खून शामिल है। बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू। और मुझे आज इतनी होप पैदा हुई है ना, आप लोगों ने जो सवाल किए, आप यकीन माने एक एक सवाल सोसाइटी की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुझे बहुत होप पैदा। पहले क्लैप कर दें अपने लिए भी। मैं बहुत इस चीज़ पर शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग एक्चुअली सोच रहे हैं पाकिस्तान को बेहतर कैसे करना है। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट का सुन लें। लोकल गवर्नमेंट के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। सोसाइटी कैनॉट मूव फॉरवर्ड, तरक्की नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता जब तक ग्रास रूट लेवल तक। मैं इलेक्शन लड़ा है ना, मेरे पास काउंसलर ना हो, लेडी काउंसलर ना हो, यूथ काउंसलर ना हो, किसान काउंसलर ना हो, मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। मेरा पूरा एमएनए का इलेक्शन मेरे ग्रास रूट लेवल के लोकल बॉडीज के लोगों पे मुनहसर था। अब मसला क्या है, हम आए 2008 में, हमने काफ लीग वाले लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को यूं हाथ झाड़ के घर भेज दिया, गलत किया। पीटीआई आई 2018 में, उन्होंने आते ही हमारे लोकल गवर्नमेंट को यूं हाथ फेरे, उन्होंने कहा जी चलो निकलो यहाँ से, उन्होंने उसको निकाल दिया। वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल होके आए, जब तक उनको बहाली का टाइम मिला, उनको रिस्टोर किया, टाइम खत्म हो चुका हुआ था। हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये तहैया करना होगा कि हम जब भी पावर में आएंगे, हम एग्जिस्टिंग वाली लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को नहीं छेड़ेंगे। देयर हैज टू बी अ पॉलिटिकल कंसेंसस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। और जब तक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होगा ना, लोकल गवर्नमेंट्स आगे नहीं चल सकती। एंड अभी जो बिल बन रहा है, देखिए हमारे पास बड़े अच्छे यंग लोग हैं। अहमद इकबाल साहब है नारोवाल से, ही इज लीडिंग दैट एफर्ट, ही इज अ यंग वेरी इंटेलिजेंट मैन। बाकी हमारी कई खवातीन हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आई थी इसके अंदर। हमारी एक कमेटी बनी है, राना सिकंदर हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो भी लोकल बॉडीज़ की पैदावार है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी हो और एम्पावरमेंट हो ग्रास रूट लेवल तक, और उसको आगे लेके जाएं। दूसरा जो स्टे ऑर्डर वाला है ना, हमने लॉयर्स ने अनफॉर्चुनेटली इसको अपनी रोजी रोटी बना लिया है कि हमारा क्लाइंट आता है, हम कहते हैं अच्छा यार चल तेरा केस अभी 4 साल खींच लांगे, तू सौ जा कर जा। ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है कुछ लॉयर्स के अंदर। बट आई थिंक अच्छे लॉयर्स भी हैं जो इसको डिस्करेज करते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये जो 26th अमेंडमेंट आई है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स। जब तक कानून साजी ऐसी नहीं होगी जिसमें आप बाउंड करेंगे जज को कि जी इस दौरानिए के अंदर आपने ये फैसला देना है और डिले नहीं होगा, उसमें फिर लॉयर्स भी कोऑपरेट करेंगे। इसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है और एक कल्चरल चेंज रिक्वायर्ड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैं आखिर में एक नसीहत आपको करना चाहता हूँ, और मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है। आपके जो वालिदैन हैं ना, दे आर द कीज टू योर सक्सेस। अगर आपने जिंदगी में तहैया कर लिया कि वालिदैन अगर गलत बात भी कह रहे हैं तो बंदा सर नीचे कर ले, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि सक्सेस आपके कदम चूमेगी आके, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं। मैंने ओवर द जनरेशन इर्द गिर्द भी देखा है, अपनी फैमिली में भी देखा है